हाँ, तो विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर्स में अपन ने अंकेक्षण के परिचय के चैप्टर में अंकेक्षण की परिभाषा, विशेषताएं, उद्देश्य, महत्व, सीमाएं तथा अंकेक्षण के प्रकारों के बारे में विस्तार से चर्चा की और उसके पश्चात इस चैप्टर के असाइनमेंट के रूप में जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन भेजे हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, उन्हें आप हल करने की कोशिश करना। कोई भी दिक्कत आए संपर्क कर लेना। आज अपन प्रथम इकाई का अंतिम चैप्टर आंतरिक नियंत्रण डिस्कस करेंगे। आंतरिक नियंत्रण, जिसे इंटरनल कंट्रोल बोलते हैं इंग्लिश में, इसके अंतर्गत संस्था के अंदर किए जाने वाले उन उपायों से है जिसके द्वारा व्यवसाय के प्रत्येक कार्य को योजनाबद्ध तरीके से इस प्रकार से संचालित और नियंत्रित किया जाता है कि उन कार्यों में गलती, छल कपट आदि की संभावना कम से कम रह जाए और व्यापारी अधिकतम लाभ प्राप्त कर सके। आंतरिक नियंत्रण किसी भी संस्था के प्रभावशाली प्रबंधन के लिए एक आवश्यकता बन गई है। अतः प्रत्येक प्रबंधक की यह प्राथमिक जिम्मेदारी है कि वह व्यवसाय के आकार तथा स्वभाव के अनुसार संस्था में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली लागू करे। अब आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की परिभाषा डिस्कस करेंगे। आंतरिक नियंत्रण का तात्पर्य संस्था के प्रबंध के द्वारा अपनाई गई एक ऐसी योजना, पद्धति तथा प्रक्रिया है जिसकी सहायता से प्रबंध के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जाती है तथा सभी संभव एवं व्यवहारिक विधियों से संस्था का कुशल संचालन सुनिश्चित किया जाता है। इसमें प्रबंध की नीतियों के क्रियान्वयन, संस्था की संपत्तियों की सुरक्षा, त्रुटि तथा कपटों का पकड़ा जाना, लेखों की शुद्धता, लेखों की पूर्णता एवं विश्वसनीयता तथा वित्तीय विवरण पत्रों के समय पर निर्मित करने का कार्य शामिल है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली प्रत्यक्ष रूप से लेखा कार्य प्रणाली से संबंधित कार्यों को नियंत्रित करने के साथ साथ विस्तृत रूप से व्यापार संचालन की क्रियाओं को भी नियंत्रित करती है। इसमें सारांश के रूप में अपन कह सकते हैं कि आंतरिक नियंत्रण में संस्था की लेखा प्रणाली के नियंत्रण के अतिरिक्त अन्य आगे के भी कार्य आते हैं, जिनमें प्रमुख रूप से आंतरिक नियंत्रण में दो प्रकार के नियंत्रण शामिल किए जाते हैं। पहला है लेखा नियंत्रण और दूसरा है प्रशासनिक नियंत्रण। मतलब आंतरिक नियंत्रण को दो नियंत्रणों को मिलाकर आंतरिक नियंत्रण कहलाता है। पहला है अकाउंटिंग कंट्रोल, लेखा नियंत्रण। तो लेखा नियंत्रण में संगठन की योजनाओं के अनुसार की जाने वाली प्रक्रियाएं तथा अभिलेखन शामिल है, जो संपत्तियों की सुरक्षा तथा वित्तीय लेखों की विश्वसनीयता से संबंधित होती है। लेखा नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि प्रबंध द्वारा अधिकृत सभी लेखे लिख लिए गए हैं, रिकॉर्ड कर लिए गए हैं। नंबर 2, लेखे लेखांकन के सामान्य प्रचलित सिद्धांतों के अनुसार रखे गए हैं। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अनुसार लेखे रखे गए हैं और संपत्ति का लेखा सही प्रकार से किया गया है,
संपत्तियां सुरक्षित है तथा समय समय पर संपत्तियों का सत्यापन किया गया है। ये 3 चीजें एश्योर की जाती है लेखा नियंत्रण करते। दूसरा इसमें आता है प्रशासनिक नियंत्रण, जिसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। प्रशासनिक नियंत्रण में प्रबंधकों की ऐसी योजना आती है जो निर्णयन से संबंधित होती है, जैसे प्रबंध के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अधिकार और उत्तरदायित्व से संबंधित निर्णय करना। एक अंकेक्षक मुख्य रूप से लेखा नियंत्रण का पुनर्निरीक्षण करता है, क्योंकि ये प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता से संबंधित होते हैं। इसके अतिरिक्त अंकेक्षक उन प्रशासनिक नियंत्रणों से भी संबंध रखता है जो वित्तीय विवरणों की विश्वसनीयता तथा उसके निर्माण से जुड़े होते हैं। इससे स्पष्ट है कि आंतरिक नियंत्रण एक विस्तृत कार्य है जिसमें लेखा नियंत्रण, लागत नियंत्रण, बजट नियंत्रण, सांख्यिकीय नियंत्रण, आंतरिक अंकेक्षण की प्रक्रियाएं तथा प्रविधियां शामिल होती हैं। ये सभी नियंत्रण प्रबंध तथा संगठन की कार्यक्षमता तथा प्रभावशीलता की वृद्धि में सहायक होते हैं। तो कुल मिला के ये हुआ कि इंटरनल कंट्रोल में अकाउंटिंग कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल, स्टैटिस्टिकल कंट्रोल और इंटरनल ऑडिट के जो भी टेक्निक्स हैं, प्रोसीजर्स हैं, उनको शामिल किया। इसके बाद एक आदर्श आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए वो डिस्कस करेंगे। क्यों अपन ने अर्थ डिस्कस कर लिया, परिभाषा डिस्कस कर ली, अब विशेषताओं की बात आती है। सबसे पहली विशेषता या कैरेक्टरिस्टिक है संस्था का विधिवत नियोजित ढांचा, प्रॉपरली प्लान्ड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। संस्था का जो ढांचा है वो नियोजित होता है। एक अच्छी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के लिए संस्था में एक सुनियोजित ढांचा होना आवश्यक है, जिसमें विभिन्न क्रियात्मक उत्तरदायित्वों मतलब फंक्शनल रेस्पॉन्सिबिलिटीज का विभाजन हो तथा अधिकारों का भारार्पण मतलब डेलीगेशन हो और संबंधित कर्मचारी अपने उत्तरदायित्व का कुशलतापूर्वक निर्वहन कर सके। जहां तक संभव हो कार्यों का दोहराव या डुप्लीकेशन न हो, उससे बचना चाहिए। दूसरी विशेषता है लेखांकन का पक्का प्रमाण, एक कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ अकाउंटिंग। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली ऐसी होनी चाहिए जो अधिकृत व्यवहारों के लेखांकन के साथ साथ व्यवहारों को आयगत और पूंजीगत में सही तरीके से विभाजित करे और इन व्ययों पर प्रभावी नियंत्रण रखे। जैसे प्रत्येक व्यय अधिकृत होने पर ही लेखांकित किए जाएं, संपत्तियां तथा निधियां सुरक्षित रहे, इनका दुरुपयोग न हो। तीसरी विशेषता है मजबूत आचरण तथा स्वस्थ परंपरा, साउंड प्रैक्टिसेज एंड हेल्दी ट्रेडिशंस। एक कुशल तथा प्रभावी आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के लिए आवश्यक है कि संगठन में मजबूत और स्वस्थ परंपराओं का चलन हो। संगठन में अंतर्निहित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली आंतरिक जांच के रूप में होनी चाहिए, मतलब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इंटरनल चेक के रूप में होना चाहिए, जो सभी महत्वपूर्ण क्रियाओं के लिए लागू हो। सभी कार्यों का संचालन इस प्रकार किया जाना चाहिए कि कोई अकेला व्यक्ति किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को शुरू से लेकर अंत तक न कर पाए, बल्कि कार्य का विभाजन इस प्रकार होना चाहिए कि कर्मचारी एक दूसरे
के पूरक के रूप में कार्य करे, अर्थात एक कर्मचारी के द्वारा किए गए कार्य की जांच दूसरे कर्मचारी के कार्य से ऑटोमेटिक या स्वतः हो जाए। उदाहरण के लिए, आप किसी मॉल में जाते हैं तो विक्रय से संबंधित आंतरिक नियंत्रण प्रणाली आंतरिक जांच के रूप में वहां यदि लागू है तो वहां वस्तुओं को दिखाने का कार्य एक व्यक्ति करेगा, दूसरा व्यक्ति केस मेमो बनाता है, तीसरा व्यक्ति सामान को सुपुर्दगी के लिए काउंटर पर लाता है, चौथा व्यक्ति रोकड़ प्राप्त करता है और उस पर कैश रिसीव्ड की सील लगाता है, पांचवा व्यक्ति रोकड़ की रसीद देखकर उसकी एक प्रति खुद लेकर ग्राहक को माल की सुपुर्दगी देता है। ऐसी विक्रय व्यवस्था में कपट की संभावना न्यूनतम हो जाती है। यहाँ कपट तभी संभव है जब सारे ही व्यक्ति, पांचों ही व्यक्ति मिलकर गुट बनाकर कपट के लिए नियोजित ढंग से प्रयास करें। और आखिरी विशेषता है उच्च गुणवत्ता वाले कर्मचारियों की टीम, ए टीम ऑफ हाई क्वालिटी पर्सनल्स। किसी भी संगठन की कार्यप्रणाली कर्मचारियों के उच्च चरित्र बल के बिना प्रभावपूर्ण ढंग से कार्य नहीं कर सकती। संगठन के कर्मचारियों के दिल और दिमाग दोनों में चरित्र बल होना चाहिए। यह तभी संभव है जबकि संस्था के कर्मचारी की नियुक्ति और प्रशिक्षण के लिए अच्छी प्रणाली हो। इससे आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की क्षमता और प्रभावशीलता में वृद्धि होती है। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के उद्देश्यों में मुख्य उद्देश्य प्रबंध के प्राधिकार के अनुसार लेन देन का उचित निष्पादन करना और सही समय में सही राशि पर समुचित खाने में लेन देन का तुरंत अभिलेखन या लेखा करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अन्य उद्देश्य निम्नलिखित अपन डिस्कस कर सकते हैं। पहला उद्देश्य है यह विश्वास दिलाना कि व्यवहारों का सही लेखा किया गया है, व्यवसाय की संपत्तियां सुरक्षित हैं, गलती और गबन को रोकना और उसको शीघ्र पकड़ा जाना तीसरा उद्देश्य है। चौथा उद्देश्य है लक्ष्यों का निर्धारण करना, वास्तविक कार्य की लक्ष्यों से तुलना करना और यदि उनमें कोई अंतर आता है जिसको विचरण बोलते हैं, वेरिएशंस, तो उनका पता लगाकर उन्हें नियंत्रित करना। पांचवा उद्देश्य है उत्तरदायित्व केंद्रों, रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स की स्थापना करना एवं प्रत्येक क्रिया के संबंध में जवाबदारी, अकाउंटेबिलिटी निर्धारित करना। छठा उद्देश्य है संस्था में सामग्री, श्रम, प्लांट एवं पूंजी के उपयोग में कुशलता लाना एवं व्यवसाय के निष्पादन में सुधार करना। सातवां ऑब्जेक्टिव है प्रबंधकों द्वारा अधिकृत व्यक्ति को ही संपत्तियों तक पहुंचने की अनुमति देना। आठवां ऑब्जेक्टिव है यह सुनिश्चित करना कि प्रबंधकों द्वारा निश्चित किए गए तरीकों से व्यवहार किए गए हैं। इसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि आंतरिक निरीक्षण प्रणाली का मूल्यांकन कैसे किया जाए, अर्थात इवैल्यूएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। एक अंकेक्षक को
अंकेक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व संस्था में लागू आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन करके उस संस्था के अंकेक्षण कार्य के स्वभाव, सीमा, समय, अंकेक्षण प्रविधि तथा तकनीक का निर्धारण करना होता है। उदाहरण के लिए, यदि अंकेक्षक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन करके यह निर्णय करता है कि नियंत्रण प्रणाली प्रभावशाली और विश्वसनीय है, तो वह सभी लेखों की जांच 100% न करके परीक्षण जांच प्रणाली को अपना सकता है, क्योंकि विस्तृत जांच न तो व्यावहारिक होती है और न ही आवश्यक, क्योंकि विस्तृत जांच में समय भी अधिक लगता है, श्रम भी अधिक लगता है और व्यापारी के धन भी अधिक खर्च होता है। दूसरी ओर, नियंत्रण प्रणाली के कमजोर होने पर अंकेक्षक को अपनी अंकेक्षण की रणनीति में परिवर्तन करना चाहिए तथा अधिक विस्तार से अन्य अंकेक्षण प्रविधियों और तकनीकों का प्रयोग करके अंकेक्षण का कार्य करना चाहिए। इसी कारण अंकेक्षक को आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन करना होता है। तो आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन करके और अंकेक्षक यह तय करता है उसका अंकेक्षण का क्षेत्र क्या होगा। अब अपन डिस्कस करेंगे आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के मूल्यांकन में कौन कौन से कदम निहित है। स्टेप्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इवैल्यूएशन। स्टेप्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इवैल्यूएशन। तो इन स्टेपों में सबसे पहला स्टेप है लेखांकन प्रणाली तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की जांच करना। इवैल्यूएटिंग या एग्जामिनिंग द अकाउंटिंग सिस्टम एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अंकेक्षक को सावधानी पूर्वक नियोक्ता के व्यवसाय की लेखांकन प्रणाली तथा लागू की गई आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की जांच करनी चाहिए। उसे संगठन चार्ट, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, कार्यविधि व नियमावली, प्रोसीजर एंड मैनुअल्स, लेखांकन व्यवहार, विविध प्रकार की उपयोगी पुस्तकों, रजिस्ट्रों तथा प्रारूपों की जांच करनी चाहिए। संगठन चार्ट संस्था में अधिकारों और उत्तरदायित्वों के संबंध को प्रदर्शित करता है। कार्यविधि व नियमावली विभिन्न प्रकार के कार्यों को करने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया को दर्शाती है। संस्था के विभिन्न कर्मचारियों से पूछताछ व साक्षात्कार करके नियंत्रण प्रणाली के व्यवहारिक क्रियान्वयन के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए कि क्या व्यवहार में नियंत्रण प्रणाली लागू है या नहीं। ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है कुछ व्यवहारों की परीक्षण जांच करना। टेस्ट स्क्रूटनी ऑफ फ्यू ट्रांजैक्शंस। अंकेक्षक को कुछ व्यवहारों की गहन तथा कुछ व्यवहारों की विस्तृत जांच करके यह सुनिश्चित करना होता है कि क्या प्रणाली या नियंत्रण प्रणाली गंभीरता से लागू की गई है। इसके लिए अंकेक्षक को व्यवहारों की उत्पत्ति से लेकर अंतिम रूप से क्रियान्वयन करने तक के सभी बिंदुओं की जांच करनी चाहिए। प्रवाह चित्र, फ्लो चार्ट्स की जांच से लेखों की लिपिकीय शुद्धता, क्लरिकल एक्यूरेसी तथा अधिकृतता की जांच करनी चाहिए। उसे यह देखना चाहिए कि प्रत्येक कर्मचारी कार्य करके उस संबंधित प्रपत्र पर अपना हस्ताक्षर या मुहर सहित हस्ताक्षर करते हैं या नहीं। उससे उनकी जिम्मेवारी बनती है, कोई गलती हो तो उसे उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इसके बाद तीसरा स्टेप है नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन करना। इवैल्यूएटिंग द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम
अंकेक्षक को संस्था की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन करना होता है, जिससे वह नियंत्रण प्रणाली की विश्वसनीयता का अनुमान लगाकर अंकेक्षण की जांच की सीमा को निर्धारित कर सकता है। यदि वह नियंत्रण प्रणाली की जांच के बाद उसे विश्वसनीय पाता है तो अंकेक्षण में जांच के क्षेत्र को आवश्यकता अनुसार सीमित कर सकता है, और यदि आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को कमजोर पाता है तो जांच को विस्तृत करता है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के मूल्यांकन के लिए अंकेक्षक प्रवाह चित्र तथा प्रश्नावली का भी उपयोग कर सकता है। प्रश्नावली में विभिन्न प्रकार के प्रश्न होते हैं। अंकेक्षक उन प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करता है और उसके आधार पर नियंत्रण प्रणाली की विश्वसनीयता सुनिश्चित करता है। इसके बाद अंतिम स्टेप है नियोक्ता को नियंत्रण प्रणाली की कमियों के बारे में सुझाव देना। सजेस्टिंग द क्लाइंट रिगार्डिंग वीकनेस ऑफ द कंट्रोल सिस्टम। अंकेक्षक संस्था में लागू नियंत्रण प्रणाली का मूल्यांकन करने के बाद उसमें यदि कोई कमी या उसमें कोई कमजोरी पाता है तो अंकेक्षक का ये कर्तव्य है कि वह इन कमियों के बारे में अपने नियोक्ता को सूचित करे तथा उन्हें दूर करने के उपायों को सुझाए। इसके बाद अपन आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के मूल्यांकन की तकनीकों को डिस्कस करेंगे।